Hello students, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT, Ghaziabad. So in this lecture, we are going to talk about addiction, tolerance, dependence, tachyphylaxis, idiosyncrasy and allergy. These terms are used during pharmacology. जब आप pharmacology पढ़ेंगे तो ये terms आप बार बार यूज़ करेंगे. For example, आप बोलेंगे कि this particular drug can cause drug addiction. So this is a characteristic of particular drug that it will cause drug addiction or it will cause tolerance or dependence. So these terms are we are going to use further in pharmacology. So here is a brief introduction of these terms. So at first just start with drug dependence. So as the word dependence represent, डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि आप लोग हेडफोन लगा के पढ़ाई करते हैं और अगर आप हेडफोन यूज़ ना करें तो आपको लगता है कि आपको वो चीज़ इतने अच्छे से लर्न नहीं हो रही है. दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर हेडफोन. और अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो चलने के लिए किसी स्टिक का यूज़ करते हैं. अगर आप उनसे वो स्टिक ले लेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस स्टिक फॉर द मूवमेंट. तो यही होता है आपका डिपेंडेंस. ये तो सिंपल मीनिंग हो गया डिपेंडेंस का. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग डिपेंडेंस. सो ड्रग डिपेंडेंस का मतलब इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ यूजिंग अ ड्रग एंड आफ्टर समटाइम्स ही इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग. कुछ टाइम तक वो ड्रग को अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद वो उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए. दैट मीन्स कि टू परफॉर्म सर्टन फिजिकल एक्टिविटी ही नीड्स दिस ड्रग. उनका कहना ये है कि अगर मैं ये ड्रग नहीं यूज़ करता हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ या मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस ड्रग फॉर द नेचुरल फिजिकल एक्टिविटी. सो डिपेंडेंस इज़ अ फिजिकल स्टेट ऑफ न्यूरो अडेप्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. अगर आप किसी ड्रग को रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं यानी फ्रिक्वेंटली बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है. यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया है न्यूरो अडेप्टेशन. न्यूरो अडेप्टेशन का मतलब है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, वो इस ड्रग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए अडेप्ट हो चुका है. इसीलिए आप उस ड्रग की एब्सेंस में फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग. वाई? बिकॉज यू आर कॉन्टीन्यूसली यूजिंग दिस ड्रग. आप इसको रिपीटेडली यूज़ कर रहे थे. ठीक है. अगर आप इस ड्रग को लेना बंद कर देते हैं सडनली, necessitating its continued use to prevent the appearance of distressing withdrawal syndrome. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और अचानक से वो अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दे तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम अपीयर्स होंगे. विड्रॉल सिंड्रोम्स का मतलब कि आप देखेंगे ऐसे पर्सन जब आपसे बात करते हैं तो उनके हाथ शिविर करते हैं, उनके होठ कांपते हैं. तो दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम्स. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल टू परफॉर्म normal physical activity. So this is all about drug dependence. Next, drug dependence is a state in which use of drug for personal satisfaction is accorded a higher priority than other basic needs. Often in the face of known risk to health, person is dependent on a particular drug to perform certain action. यहाँ पे उस पर्सन को पता है कि अगर मैं ये दवाई खाता हूँ तो मेरी हेल्थ रिस्क में आएगी. बिकॉज आप किसी भी चीज़ की ओवरडोजिंग करते हैं तो आप रिस्क में आते हैं. लेकिन वो उस ड्रग के ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट है कि वो इस चीज़ को अवॉइड करता है, वो इस रिस्क को अवॉइड करता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ करने से उसे क्या रिस्क हो सकते हैं. नेक्स्ट, डिपेंडेंस इज फर्दर डिवाइडेड into two main category. First one is the psychological dependence and second one is the physical dependence. Basically physical dependence is a main part of the dependence. Psychological dependence को हम addiction भी कहते हैं, जो हम अभी इसके आगे जाके next will discuss about the addiction. So addiction is psychological dependence. दैट मीन्स कि जब आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि इस ड्रग को यूज़ करने से आप अच्छा फील करेंगे. एंड फिजिकल डिपेंडेंस दैट मीन्स कि आपके फिजिकल एक्टिविटी उस ड्रग को ना यूज़ करने से अफेक्ट होंगी. ठीक है. सो फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. सो इट इज सेड टू हैव डेवलप्ड व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज अचीव्ड ओनली थ्रू द action of the drug. The subject feels emotional distress if the drug is not taken. इसका मतलब कि यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं believes, यानी कि यहाँ पे ये पर्सन बिलीव कर रहा है कि उसको वेल बीइंग यानी कि फीलिंग ऑफ वेल बीइंग यानी कि यूफोरिक कंडीशन उसको अच्छा ही तभी लगता है जब वो ये ड्रग यूज़ कर रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये मेंटल फंक्शन को अफेक्ट कर रही है, हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर रही है.
अगर आप किसी ड्रग को कॉन्टिन्यूस रिपीटेडली यूज़ करते हैं तब वो आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है, तब ये पर्सन ऐसा फील करने लगता है कि अगर मैं इस ड्रग को यूज़ करता हूँ तभी मुझे अच्छी फीलिंग आती है, मुझे यूफोरिया की फीलिंग आती है। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग, आपको सब कुछ अच्छा लगता है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आप साइकोलॉजिकली इस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप इस ड्रग को डिसकॉन्टिन्यूट करते हैं तो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड जो पर्सन होता है वो इमोशनली डिस्ट्रेस फील करता है, यानी कि उसको अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, so next is it may start as liking for the drug effect and may progress to compulsive drug use in some individuals who then lose control over the use of the drug. The intensity of psychological dependence may vary from desire to craving. यानी कि आपने कई बार ऐसा हुआ, आपने कोई पेन किलर ली जिससे आपका पेन ठीक हो गया, लेकिन आपको यूफोरिया की फीलिंग आई, आपने कोई दवाई खाई, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, कुछ टाइम बाद आपका पेन प्रोडक्शन बंद हो गया, यानी कि आपको पेन रिलीफ तो हो गया, लेकिन आपने ऐसा फील किया कि अब मैंने ये दवाई लेनी बंद की तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, यूफोरिया की फीलिंग नहीं आ रही। आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के बिना कहने के बाद भी इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है कि आप ये ड्रग लेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो यानी कि ये फीलिंग स्टार्ट होती है डिज़ायर से कि आपने सोचा कि एक दवाई और खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा, क्रेविंग तक पहुंच जाती है, यानी कि अब आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप अगर ये मेडिसिन नहीं लेते हो तो आपका मूड खराब रहेगा। सो दिस इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। Next is reinforcement. So reinforcement is the ability of a drug to produce the effect that the user enjoys and which makes him or her wish to take it again to induce drug seeking behavior. तो किसी भी ड्रग की वो इंटेंसिटी या किसी भी ड्रग का वो इफेक्ट जो किसी पर्सन में उसके लिए डिपेंडेंस कॉज करता है उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। Okay, so this is all about psychological dependence. Next topic is physical dependence. So as this word symbolize, physical का मतलब होता है आपकी बॉडी की एक्टिविटी उसी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। So it is an altered physiological state produced by repeated administration of a drug which necessitates the continued presence of the drug to maintain physiological equilibrium. Discontinuation of the drug resulting in characteristic withdrawal syndrome. तो ये जो विड्रॉल सिंड्रोम है ये डिपेंडेंस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पर्सन को वो काम करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जिनको फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा लोगों को काम करते हुए, वो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल कंज्यूम करने से उनको लगता है कि उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ रही है, और अगर वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि उनके फिजिकल फंक्शन अब अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनके फिजिकल फंक्शंस अच्छे परफॉर्म हो रहे हैं। यानी कि ये लोग किससे सफ़र कर रहे हैं? फिजिकल डिपेंडेंस से। इनिशियली इनने अल्कोहल लिया, इनका मूड अच्छा हुआ, इनने काम कर लिया, तो इनको ऐसा लगता है कि अब अगर आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं तो वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। लगता है ऐसे, ये चीज़ होता है में कन्वर्ट हो जाती है। लगता है का मतलब कि साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट थे, होता है का मतलब फाइनली ये लोग अब फिजिकली इस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। विड्रॉल सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया कि वो उस फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी बॉडी शिविर करेगी, जब वो आपसे बात करेंगे तो उनके होठ शिविर कर रहे होंगे अगर वो अल्कोहल को नहीं कंज्यूम करते हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंस। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ सम ड्रग्स जो कि आपको फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ओपियोइड्स ड्रग्स की बात करते हैं, बार्बिचुरेट्स की बात करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स विच विल कॉज द फिजिकल डिपेंडेंस। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं जो कि एम्फेटामिन, कोकेन, ये आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती हैं। फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करने में इनकी बहुत माइनर इंपॉर्टेंस होती है। सो दिस इज डिपेंडेंस। नेक्स्ट फैक्टर इज ड्रग अब्यूज़। अब्यूज़ वर्ड का मतलब आप सबको पता है, ठीक है। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी को भी गाली देना। यहाँ पे बात हो रही है ड्रग अब्यूज़ की, ठीक है। अगर मैं इस अब्यूज़ में से इस ए बी वर्ड को हटा दूँ तो अब बचा आपके पास ड्रग यूज़। ड्रग यूज़ का मतलब आपको फीवर था, आपने कोई ड्रग खाई, सो दिस इज़ द नॉर्मल यूज़ ऑफ दिस ड्रग। अब्यूज़ कहाँ पे आ जाता है? जब आप फीवर ठीक करने के बाद आपको ये ड्रग डिसकंटिन्यू करनी थी, लेकिन आप उस पर्पस के लिए आप उस ड्रग को ना खा के किसी और पर्पस के लिए खा रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल, पहले हमारे पास एक कफ सिरप आती थी कोरेक्स, ठीक है, जो कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती थी, बट आफ्टर दैट वो जो कोरेक्स थी वो डिजीनेस और स्लीपीनेस की फीलिंग प्रोड्यूस करती थी। तो लोगों ने उसको इस पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि वो आपको अच्छी नींद देगी, आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। यानी कि इसका यूज़ था कफ का ट्रीटमेंट, लेकिन आप इसको मिस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप इसको अब्यूज़ कर रहे हैं। सो दिस टर्म इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़। सो रिफर्स टू द यूज़ ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन।
सेल्फ मेडिकेशन यानी कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी ड्रग को अगर यूज़ करते हैं उस पर्पस के लिए जिसके लिए वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उसको उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाना इलीगल है, तो वो चीज़ ड्रग अब्यूज़ के अंदर में आती है. सो रिफर्स टू द यूज़ ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट डेविएट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन अ गिवन कल्चर अ गिवन टाइम. यानी कि किसी भी मेडिकल अथॉरिटी ने उसको अप्रूव नहीं किया है, सोशली भी वो चीज़ अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, आप उस ड्रग का यूज़ ना करके उसका अब्यूज़ कर रहे हैं. जिस पर्सन के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो इंटेंडेड था उसका यूज़, आप वहाँ पे उसको यूज़ ना करके किसी दूसरे पर्पस में यूज़ कर रहे हैं जो कि अनएथिकल है. सो द टर्म कन्वेज सोशल डिसअप्रूवल of the manner and purpose of the drug use. For regulatory agencies, drug abuse refers to any use of the illicit drug, यानी कि आप ऐसी अनएथिकल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं जिनका यूज़ बैन है. सो दिस इज ड्रग abuse. There are two major pattern of drug abuse. First one is the continuous use, second one is the occasional use. So in continuous use, the drug is taken regularly, the subject wishes to continuously remain under the influence of the drug. यानी कि वो जो आपका person drug abuse कर रहा है वो चाहता है कि वो continuously उसी drug के कॉन्टैक्ट में रहे, उस ड्रग को वो कॉन्टीन्यूसली यूज़ करे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, सेडेटिव्स ले रहे हैं, तो हम इनका रेगुलरली अब्यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ओकेजनल यूज़, द ड्रग is taken off and on to obtain pleasure or high, recreation or enhancement of the sexual experience. For example, cocaine, amphetamines and so on. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको ओकेजनली हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सेक्शुअल एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए आप कुछ ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज द ओकेजनल ड्रग अब्यूज़. यहाँ पे हम रेगुलर ड्रग अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओकेजनली किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप ड्रग का अब्यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ ड्रग एडिक्शन. अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है यानी कि ड्रग को मिसयूज़ कर रहा है, सो आफ्टर दैट दिस कंडीशन इज़ कन्वर्टेड इनटू ड्रग एडिक्शन. Drug addiction is further converted into drug dependence and drug dependence is further converted into tolerance. Last में stage आती है हमारे पास tolerance. So what is drug addiction? Drug addiction is also known as psychological dependence, जो कि मैंने आपको initially dependence में बताया कि जो psychological dependence होती है पहले उसको हम psychological dependence कहते थे, but physical dependence से psychological dependence को हटा के हमने इसको ड्रग एडिक्शन के फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट किया. सो व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन इज एन अनकंट्रोल्ड क्रेविंग, सीकिंग एंड यूज ऑफ अ सबस्टेंस सच एज अल्कोहल एंड अनदर ड्रग. यानी कि आपको अनकंट्रोल्ड, आपके कंट्रोल में नहीं है, क्रेविंग, सीकिंग, आपको कोई चीज़ चाहिए और आपका ब्रेन आपको उस चीज़ के लिए रेगुलेट कर रहा है. यानी कि आप चाहते हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करें और आपको सडनली 1 घंटे बाद अल्कोहल की ज़रूरत है और ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं. आपकी साइकोलॉजी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, इस ड्रग के ऊपर डिपेंड है. सो दिस इज़ एन अनकंट्रोल्ड क्रेविंग और सीकिंग एंड यूज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज अल्कोहल एंड अदर ड्रग. कोई भी और दूसरी ड्रग हो सकती है. नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन इज अ क्रोनिक डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग साइकोलॉजिकल, यानी कि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं. सो ड्रग एडिक्शन इज़ अ क्रोनिक डिजीज़, यानी कि एक सीवियर डिजीज़ है जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही है. इन विच अ पर्सन बिलीव्स दैट सेंस ऑफ वेलबींग अचीव्ड ओनली थ्रू द ड्रग टेकन. यहाँ पे पर्सन ये बिलीव करने लगता है कि उसको यूफोरिया यानी कि सब कुछ अच्छा लगने की फीलिंग तभी आती है जब वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है. अगर वो ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसको यूफोरिया की फीलिंग नहीं आती है. व्हाट इज़ यूफोरिया? यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वेलबींग. अगर कोई पर्सन यूफोरिक है तो उसको लगता है कि सब चीज़ें वही कंट्रोल कर रहा है, सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हो रही है, उसको सारा इन्वायरमेंट बहुत खुश लगता है, उसको लगता है कि सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है. तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर आपको ऐसी फीलिंग देगी आप उसको बार बार कंज्यूम करना चाहेंगे. बट दिस थिंग विल कॉज ड्रग एडिक्शन. अगर आप इसको रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ ड्रग एडिक्शन कॉज करेगी. So it is a pattern of compulsive drug use characterized by overwhelming involvement with the use of a drug. तो यहाँ पे हम compulsive यानी कि बार बार ड्रग का यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करने से हमें overwhelming यानी कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इसीलिए उस ड्रग को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. Procuring the drug and using it takes precedence over other activity even after withdrawal. Most addicts tend to relapse. यानी कि यहाँ पे इनको हैबिट हो जाती है इस ड्रग को रिपीटेड वे में यूज़ करने की, और अगर वो इसको यूज़ नहीं करते हैं तो इनको विड्रॉल सिंड्रोम्स फेस करने पड़ते हैं. बट दीज आर द साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिंड्रोम्स.
नेक्स्ट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एडिक्शन, कि ड्रग एडिक्शन का दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एडिक्शन. सो इन नॉर्मल कंडीशन नेचुरल सिग्नल्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल अब आपका रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, सो दिस इज ए नेचुरल सिग्नल. आपने सिग्नल एक अडेप्ट किया, आपने एक सिग्नल सेंस किया कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो गए, तो ये सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन में और ब्रेन में ये एक्टिवेट करेगा आपके रिवॉर्ड पॉइंट को. रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि आपको कुछ भी अच्छा मिलता है तो आपका ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है. तो यहाँ पे आपको क्या अच्छा मिला है कि आपको मार्क्स अच्छे मिले हैं, तो ये सिग्नल आपके रिवॉर्ड पॉइंट को एक्टिवेट करेगा. और जब आपका रिवॉर्ड पॉइंट एक्टिवेट होगा तो आपके ब्रेन में डोपामिन का सिक्रेशन इनहेंस हो जाएगा. डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, डोपामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड फीलिंग. डोपामिन जब रिलीज होता है तो हमें अच्छी फीलिंग्स आना स्टार्ट होती है. तो जब आपका रिजल्ट अच्छा आया, यहाँ से आपको एक स्टिमुलस मिला, अच्छे सिग्नल मिले जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड पॉइंट में गए, रिवॉर्ड पॉइंट को एक्टिवेट किया, जिससे कि डोपामिन का सिक्रेशन हुआ और आपको अच्छी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई और आप खुश हो गए. ओके, एडिक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप एक ड्रग का रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या फिर आपने प्रिस्क्रिप्शन में आपको कोई ड्रग मिली लेकिन डॉक्टर ने आपको उसको डिसकंटिन्यू करने को बोल दिया, बट आप फर्दर उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल ड्रग अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिली है या फिर आप अब्यूज़ कर रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं. नाउ दिस ड्रग विल इनिशिएट अ सिग्नल. यहाँ पे एक नेचुरल सिग्नल इनिशिएट हो रहा था आपका रिजल्ट अच्छा आने से, और यहाँ पे सिग्नल कौन इनिशिएट कर रहा है, आपकी ड्रग. यहाँ पे आपकी एक ड्रग एक सिग्नल इनिशिएट करेगी और ये सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा जो कि इस थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज कर देगा. थ्रेशहोल्ड का मतलब किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए सबसे छोटी धक्के की जो ज़रूरत होती है, सबसे छोटे फोर्स की जो ज़रूरत होती है. यहाँ पे छोटा सा फोर्स मिला था आपको, नेचुरल सिग्नल, और आप खुश हो गए थे. लेकिन यहाँ पे ये ड्रग क्या करेगी, जब आप इस ड्रग का बार बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अब आपको खुश होने के लिए पहले से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू इंक्रीज लेवल ऑफ द डोपामिन. तो यहाँ पे आपने पहली बार ड्रग ली, ड्रग ने आपको एक सिग्नल दिया, आपके रिवॉर्ड पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, डोपामिन रिलीज हुआ, आप खुश हो गए. लेकिन जब आप रिपीटेड वे में उसको यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका सेचुरेट हो जाएगा और आप ड्रग यूज़ करते गए तो क्या होगा कि अब ये आपका थ्रेशहोल्ड इंक्रीज हो जाएगा. यानी अब आपको मिनिमम जो स्ट्रेंथ अप्लाई करनी थी खुश होने के लिए वो पहले से ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. तो यानी आप रिपीटेड वे में इस ड्रग को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे खुश होने के लिए. और आफ्टर दैट जब आप इसको रिपीटेड वे में यूज़ करने लगते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है टॉलरेंस में. यानी कि अब आपको पहले के कंपैरेटिवली ड्रग की डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी सेम फीलिंग को लाने के लिए जो अब आपको पहले छोटी सी ड्रग में, छोटी सी डोज में आपको मिल जाती थी. सो दिस इज टॉलरेंस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब्यूज इज कन्वर्टेड इनटू एडिक्शन एंड एडिक्शन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू टॉलरेंस. So next topic is tolerance. So tolerance develops when after repeated administration a given dose of a drug produce a decreased effect than expected. तो एडिक्शन की ही बात करते हैं. आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, आप एक ड्रग रिपीटेड वे में यूज़ कर रहे हैं. पहले आपने थोड़ी सी ड्रग ली, आप खुश हो गए. अब ऐसा हुआ कि आप फॉर एग्जांपल पहले आप 50 mg ड्रग यूज़ करते थे किसी काम के लिए और आपको वो काम हो जाता था. जब आप उस ड्रग को रिपीटेड वे में यूज़ करते हैं तो सेम काम को परफॉर्म करने के लिए सेम ड्रग की डोज आपको 200 mg लेनी पड़ रही है. यानी इनिशियली 50 mg डोज से आपका काम हो रहा था, लेकिन जब ये कंडीशन टॉलरेंस में कन्वर्ट हो गई, आप रिपीटेड वे में इसी ड्रग को यूज़ करते रह रहे हैं, तो सेम इफेक्ट के लिए आपको इसी ड्रग की 200 mg डोज रिक्वायर्ड होगी. So this phenomena is known as drug tolerance. So it refers to the requirement of higher dose of a drug to produce a given response. ठीक है, यानी कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी ने इस ड्रग के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर लिया है एंड एज कम्पेयर टू पहले आपको अब इस ड्रग की ज़्यादा डोज यूज़ करनी पड़ रही है सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. सो लॉस ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ड्रग है उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी कम हो जाती है. एफिकेसी का मतलब कितनी डोज में वो ड्रग आपको कितना अच्छा इफेक्ट दे रही थी. तो यहाँ पे जब आप उसको रिपीटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है. There are two types of drug tolerance. First one is the natural tolerance and second one is the acquired tolerance. Natural tolerance का मतलब होता है the species or individual is inherently less sensitive to a drug. कोई ऐसी species या कोई एक ऐसा person जो by birth ही कुछ drugs के लिए कम react करता है. For example, rabbit की बात करते हैं. अगर आप रैबिट को एट्रोपिन देते हैं तो रैबिट के ऊपर एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं होता है. क्यों? बिकॉज रैबिट की बॉडी में ऑलरेडी एट्रोपिन एस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एट्रोपिन को डिग्रेड कर देता है, उसको तोड़ देता है. तो अगर आप रैबिट को एट्रोपिन देंगे तो इसको रैबिट जो है वो इसके लिए टॉलरेंट है, वो इसके लिए रिएक्ट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि
उसकी बॉडी में एट्रोपिन के इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, एट्रोपिन को ब्रेक कर देगा. सो दिस इज नेचुरल टॉलरेंस, यानी इनहेरिटेड है बाय बर्थ है. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्टेन इंडिविजुअल इन एनी पॉपुलेशन आर हाइपो रिस्पॉन्डर्स टू सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर और टू एल्कोहल. कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो अल्कोहल और बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के लिए बहुत कम रिस्पॉन्स करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रिपीटेड वे में इस ड्रग को यूज़ करते आ रहे हैं. जब उनने पहली बार ही वो ड्रग खाई, उनकी उस ड्रग ने उनकी बॉडी पे बहुत कम रिस्पॉन्स दिया. आपको अगर वही ड्रग 50 mg में रिस्पॉन्स देती है, इनको वही ड्रग 200 mg में रिस्पॉन्स दे रही है. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इनकी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म इनहेरिटेड है, यानी बाय बर्थ कुछ ऐसे मैकेनिज्म इनकी बॉडी में हैं जिसकी वजह से आपकी ड्रग इनके ऊपर टॉलरेंस शो करेगी. Second form is acquired tolerance. This occurs by repeated use of a drug in an individual who is initially responsive. यहाँ पे हम बात करते हैं रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी आपने आज दवाई खाई, कल खा ली, परसों खा ली, उसके बाद भी खा ली, फिर आप एक दिन में 2 दवाई खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं. तो यानी कि आप रिपीटेड फॉर्म में उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है उस फॉर्म में यूज़ करने से. तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्वायर्ड यानी जिन चीज़ों को हम सीखते हैं टाइम के साथ. इनिशियली ये पर्सन इस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करता था, लेकिन जब उसने रिपीटेड वे में ये ड्रग यूज़ करी तो कुछ टाइम के बाद इस ड्रग की वो डोज इसके ऊपर इफेक्ट नहीं शो करेगी जो कि इनिशियली इसके ऊपर इफेक्ट शो करती थी. यहाँ पे इसको डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी सेम इफेक्ट के लिए. After that we have cross tolerance. So it is the development of tolerance to फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक ड्रग खाते हैं, वो ड्रग दूसरी ड्रग के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर देती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है तो अल्कोहल क्या करता है, जनरल एनेस्थेटिक के लिए टॉलरेंस क्रिएट कर देता है. यानी अगर हम किसी ऐसे पर्सन को एनेस्थीसिया देना चाहेंगे जो रेगुलरली अल्कोहल इंटेक करता है तो वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली ज़्यादा एनेस्थेटिक की डोज पे बेहोश होगा. तो यानी यहाँ पे क्रॉस टॉलरेंस हो रहा है, एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को क्रॉस कर रही है, यानी यहाँ पे क्रॉस टॉलरेंस देखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट फिनोमिना इज टैकीफैलैक्सिस. टैकीफैलैक्सिस का मतलब होता है, टैकी वर्ड का मतलब है फास्ट, फैलैक्सिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन. So it refers to rapid development of tolerance when doses of a drug repeated in quick succession results in marked reduction in response. This is usually seen with indirectly acting drugs such as ephedrine, tyramine and nicotine. So change in the sensitivity of target cells, for example tachyphylaxis to nitroglycerin is observed in workers exposed to this drug in its manufacturing industry or unit. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी ड्रग के एक्सपोजर में पहले से आ रहे हैं तो रिपीटेड वे में वो ड्रग बार बार आपकी बॉडी में जा रही है तो रैपिड डेवलपमेंट हो जाता है उस ड्रग का टॉलरेंस आपकी बॉडी में. यानी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि आप रिपीटेड फॉर्म में आज भी खा रहे हैं, कल भी खा रहे हैं, परसों भी खा रहे हैं, नरसों भी खा रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है उस ड्रग के टॉलरेंस का आपकी बॉडी में. यानी कि आप एक बार ही उसके एक्सपोजर में आए, बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा ड्रग के एक्सपोजर में आ गए तो आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए टॉलरेट होगी. जैसे कि कई सारे वर्कर्स जो होते हैं जो कि ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, तो उन वर्कर्स में अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन को एज अ ड्रग दोगे तो नाइट्रोग्लिसरीन उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगी और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मंडे डिजीज़. ठीक है. यानी कि वो वर्कर्स क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो रेगुलर उस ड्रग के एक्सपोजर में आ रहे थे, तो जब वो ड्रग हमने उनके ऊपर अप्लाई की फॉर एनी काइंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो वो एक्टिविटी उनके ऊपर नहीं शो होगी बिकॉज वो ऑलरेडी उसके लिए टॉलरेंस क्रिएट कर चुके हैं. नेक्स्ट फिनोमिना इज इडियोसिंक्रेसी. सो इडियोसिंक्रेसी इज एन अनयूजुअल फीचर of a person. These are harmful and sometimes fatal reactions that occur in a small minority of individual for which the cause is yet poorly understood. यानी कि कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं जो कि नॉर्मल किसी पर्सन को नहीं आते. लेकिन ये केसेस हम कह सकते हैं कि अगर आप 10,000 लोगों के ऊपर स्टडी करोगे तो किसी एक पर्सन में आपको इडियोसिंक्रेसी देखने को मिलेगी. यानी कि आपने 10,000 लोगों को एस्प्रिन दी तो उनमें से किसी एक लोगों को एस्प्रिन के बहुत सीवियर एडवर्स इफेक्ट आएंगे नॉर्मल डोज पे. यानी कि आप एस्प्रिन की बहुत नॉर्मल डोज दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल 500 mg नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ लोगों में देखा गया कि 500 mg पे उनको सीवियर एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं. यानी कि नॉर्मल लोगों में नहीं होते बट कुछ एक 10,000 में से किसी एक पर्सन के ऊपर होंगे. यानी कि
इनका जो जेनेटिक मेकअप है या फिर हम इनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कह सकते हैं, कुछ इस तरीके की है कि वही ड्रग इनके ऊपर साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट शो करती है जो बाकी लोगों पे उस डोज पे एडवर्स इफेक्ट शो नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन इंड्यूस लेट ऑनसेट अस्थमा और क्रोनिक रीनल फेलियर। एस्पिरिन जो होता है कुछ लोगों में अस्थमा और रीनल फेलियर कॉज करता है, जबकि ये इसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये थेरेपेटिक डोज पे ये इफेक्ट शो कर रहा है। थेरेपेटिक डोज यानी कि वो डोज जो सेफ होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। सो ये बहुत माइनॉरिटी में होता है, बहुत कम पॉपुलेशन में जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी करते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज एलर्जी। तो allergic condition and allergic reaction occur when the immune system misidentifies harmless foreign substance called allergens and react to them as if they were harmful। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी को कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लिए हार्मफुल समझना स्टार्ट कर देती है जो कि एक्चुअली हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, और वो उनके लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमें एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एलर्जी कई बार ड्रग के केसेस में देखी जाती है, जहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ड्रग की सेंसिटिविटी टेस्टिंग इसीलिए पहले से ही परफॉर्म कर लेते हैं। सो एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लिए हार्मफुल आइडेंटिफाई कर लेता है जो एक्चुअली हार्मफुल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम एलर्जी बोलते हैं। ड्रग के केसेस में कब ये चीज़ आती है? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज टू ड्रग अकर व्हेन देयर हैज़ बीन प्रीवियस एक्सपोजर टू ड्रग एंड व्हेन दिस सेंसिटाइज इंडिविजुअल इज री एक्सपोज टू द सेम ड्रग अगेन। जैसे कि किसी ने पहली बार कोई ड्रग खाई, उसको उस ड्रग से एलर्जी है, आफ्टर दैट जब वो सेकेंड टाइम उस ड्रग के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको रैशेज होंगे या उसको एलर्जिक रिएक्शन होंगे, क्योंकि उस ड्रग की एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बन चुकी होगी। वैसे वो ड्रग हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको मिस आइडेंटिफाई करके इसके लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेता है। थैंक यू।